हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रथ खंडेलवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था संविधान की विशेषताओं को। इस वीडियो में हम देखेंगे संसद को। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसद को। ठीक है, संसद को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। सिलेबस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सिलेबस है उसमें हम पहला पॉइंट कवर कर चुके हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद भारतीय कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं। एक लिखा हुआ विधायिका, विधायिका आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, न्यायपालिका कवर हो चुकी है। भारत में निर्वाचन इसके बाद पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ हम बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ हम देख चुके हैं पहले। सुप्रीम कोर्ट कवर हो चुका है। महत्वपूर्ण आयोग जो हैं वो भी कवर हो चुके हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संसद कंप्लीट होने के बाद में लगभग 95% के अराउंड आपका सिलेबस जो है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस है वो का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, संसद और फिर लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य अलग से लिखा हुआ है। तो हम इसको कवर भी इसी तरीके से करेंगे। जो कंप्लीट जो संसद है, संसद को हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। वैसे संसद बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करने के लिए भी जो है बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको 4 टुकड़ों में बांटा है। इसको 4 टुकड़ों में हम देखेंगे संसद को। तो सबसे पहले हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, लोकसभा से संबंधित प्रावधानों की। उसके बाद में हम देखेंगे आपके सिलेबस में देखो अलग से लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से अलग से लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम अलग से एक पूरा वीडियो जो किसको डेडिकेटेड होगा, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्यों को। ठीक है, तो इसके बाद हम देखो, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। और उसके बाद में हम देखेंगे सबसे लास्ट में संसद की कार्यवाहियाँ, संसद के जो नियम हैं उनको हम एक वीडियो में देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके सिलेबस में संसद टॉपिक दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा को, उसके बाद देखेंगे लोकसभा को, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य अलग से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संसदीय कार्यवाहियाँ और संसदीय नियम, उसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं संसद की। ठीक है, तो आपने देख लिया सिलेबस में आपके संसद 2 जगह लिखा हुआ है, और सिलेबस जो लिखा हुआ है संसद आपके सिलेबस में उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे ये भी हमने देख लिया है कि क्या रूपरेखा रहेगी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन संसद की। संसद की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में 79 से लेकर के 122 तक संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार व शक्तियों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं टोटल। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां हैं टोटल, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो 22 भाग में से जो भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5 है उसमें लिखा हुआ है संघ। क्या लिखा हुआ है, संघ लिखा हुआ है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है वो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं शब्द, लेकिन संविधान में भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, संघ लिखा हुआ है। ठीक है, तो संघ में, भारतीय संघ में क्या क्या आता है। ठीक है, और संघ में सबसे पहले आती है कार्यपालिका। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, और कार्यपालिका में क्या क्या आता है ये हमने देख लिया था। कार्यपालिका में क्या क्या आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद में इसमें क्या आता है, संसद आती है, विधायिका। ठीक है, ये संघ कहाँ से कहाँ तक है, 51 से लेकर के 152 तक है। ठीक है, तो 52 से लेकर के 78 तक। ठीक है, 52 से लेकर के 78 तक क्या है, कार्यपालिका है।
ठीक है। फिर 79 से लेकर के 122 तक क्या है, विधायिका है। उसके बाद में क्या है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ये कहाँ से कहाँ तक है, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124 से 147 तक, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सीएजी 148 से 151 तक। तो संघ भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, संघ लिखा हुआ है। और संघ में क्या क्या था, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, उच्चतम न्यायालय और सीएजी। तो संघ की कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, विधायिका की, 79 से लेकर के 122 तक, ठीक है। ये 52 से 151 तक, ठीक है। तो संघ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे किसकी, विधायिका की। विधायिका कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, ठीक है। तो संसद की आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, संसद 179 से 122 तक, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या लिखा हुआ है कि संसद क्या होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो कि किस से बनेगी, वो बनेगी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होगा, ठीक है। तो संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नामक्रम से क्या होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद में क्या क्या होता है, संसद का उल्लेख कहाँ किया गया, आर्टिकल 79 में। इसमें क्या क्या शामिल है, संसद में कौन कौन आता है, एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, और कौन आता है, राज्यसभा, उसके बाद कौन आता है, लोकसभा, ठीक है। तो संसद कितने लोगों से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद, राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग है। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, जब हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि सबसे पहले उसमें यही लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग किस तरीके से है, देखो आप ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, वो संसद का एक अंग है, ठीक है। जैसे अगर कोई विधेयक पास करना हो तो राज्यसभा और लोकसभा के बाद में, लोकसभा और राज्यसभा के बाद में जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो क्या नहीं बनेगा, विधेयक नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटेन की तरह देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उस समय प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्थापना की गई थी, ठीक है। और फिर 1935 के अधिनियम में इसे हटाकर ये कहाँ लगा दी गई थी, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई थी, ठीक है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, संसद से क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, संसद से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आया था संसद से आपके फर्स्ट ग्रेड में कि संसद से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो संसद किससे मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध किससे है, ठीक है। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो जब मैंने आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली के बिल्कुल नाम है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर जो है लंदन में एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहाँ पर ब्रिटेन की संसद है, ठीक है, इसलिए उसको संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। तो यह आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आई होप आप, अगर ये रिपीट होता है प्रश्न या फिर आगे आता है तो आप इसको सही कर दोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं राज्यसभा। अब शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। अब हमने संसद के बारे में देख लिया, संसद आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, ठीक है। और संसद किससे मिलकर के बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो इतना आपको याद रहेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या है, संसद का
अभिन्न अंग है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता है कोई भी विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का गठन देखते हैं। सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। जब इसका गठन किया गया था तब इसमें 216 सदस्य थे। 204 सदस्य तो निर्वाचित होते थे और 12 सदस्य होते थे मनोनीत। उसके बाद 1954 में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 219। और उसके बाद 1987 में ये संख्या कितनी होगी? 245, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। क्योंकि आप पिछली बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा का गठन कब हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है। तो हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ ले कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को तो क्या हुआ था? गठन हुआ था। और 13 मई 1952 को क्या किया गया था? प्रथम बैठक हुई थी। किसकी? राज्यसभा की। उसके बाद राज्यसभा के नामकरण की बात करें तो राज्यसभा का पहले जो नाम था वो स्टेट ऑफ काउंसिल था, ठीक है, राज्य परिषद नाम था। उसके बाद 23 अगस्त 1954 को 23 अगस्त 1954 को सभापति के द्वारा सदन में घोषणा की गई कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को आज से क्या करते हैं? राज्यसभा नाम दिया जाता है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ, पहले क्या बोलते थे इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा। तो राज्यसभा का नामकरण कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को। तो ये क्या करना है आपको? याद रखना है। गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और राज्यसभा का नामकरण कब हुआ था? 23 अगस्त 1954 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं अन्य नाम। तो राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या हैं? उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय चैम्बर या प्रबुद्ध सदन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि जो सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर जाते हैं। लोकप्रिय सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, उसमें डायरेक्ट जनता का वोट पड़ता है, ठीक है। तो उसे जनता का सदन कहते थे पहले, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन। और निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक रहता है, 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को क्या होता है? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं होती है, इसमें इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय चैम्बर बोलते हैं। प्रथम चैम्बर किसे बोलते हैं? लोकसभा को, ठीक है। प्रबुद्ध सदन, ठीक है। ये क्या है? अन्य नाम है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि राज्यसभा निम्न में से कौन सा नाम जो है राज्यसभा का है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की, ठीक है। तो आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ था? संसद की संरचना, संसद का गठन, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। और आर्टिकल 80 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वो कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे राज्यसभा की संरचना में, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के क्या क्या नाम हैं, ठीक है। राज्यसभा के नाम की चर्चा की है हमने। तो अब ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, मतलब राज्यसभा को पहले क्या कहते थे, ठीक है, पहले क्या नाम था राज्यसभा का? तो अब आपको याद रहेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे। ये भी मैंने आपको बताया है। नामकरण कब किया गया था? 23 अगस्त 1954 को। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ताकि आपको साथ साथ ये पता चलता रहे कि भाई राज्यसभा से जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, डर नहीं लगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 80 में, ठीक है। तो अगर राज्यसभा की संरचना की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, ठीक है। पहली बार जब राज्यसभा का गठन किया गया था तब सदस्य कितने थे? 216।
और वर्तमान में कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हैं, 250, ठीक है। इसमें से जो निर्वाचित होते हैं वो कितने हैं, 238। निर्वाचित कहाँ से होते हैं, राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से, ठीक है। उसके अलावा 12 सदस्य, कितने सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। किस आधार पे, ठीक है, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इनमें अगर कोई विशेष ज्ञान रखता है, विशेष अनुभव रखता है कोई व्यक्ति, तो उसको जो है राज्यसभा में एंट्री दी जा सकती है, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। तो 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो ये राजनेता क्या करते हैं, अगर कोई लोकसभा में चुनाव जीत करके नहीं आ सकता है तो उसको इस तरह से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, तो राज्यसभा में क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं, ठीक है। और देखो विज्ञान के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कला के बारे में भी चलो आपको डांस वांस आना चाहिए, आपको कला में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। साहित्य में भी जो है आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन समाज सेवा, समाज से प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा ही तो कर रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक जो छोटे से छोटा व्यक्ति है और जो बड़े से बड़े पद पर बैठा है वो सब क्या है, समाज सेवा ही तो कर रहे हैं। तो इसका जो है कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, विज्ञान, कला, साहित्य, 4 वर्ड जो है, ये 4 शब्द याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे जो है ये लिखेगा विज्ञान, कला, साहित्य और यहाँ लिख देगा खेल, ठीक है, या फिर यहाँ कुछ और लिख देगा कि, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 शब्द आएंगे तभी क्या हो, कथन सत्य होगा। 4 क्षेत्रों के आधार पर ही क्या करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। तो विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों को कौन करता है, मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा में, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 238 हैं, ठीक है। निर्वाचित कहाँ कहाँ से होते हैं, राज्यों से और संघ शासित प्रदेश से। मनोनीत कितने हो सकते हैं, 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र से, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से, ठीक है। और मनोनीत करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। यह तो हो गई भाई अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य कितने हैं, 245 सदस्य हैं, ठीक है। इनमें से अब 245 में से 12 सदस्य तो मनोनीत हो गए, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो मनोनीत हो गए। उसके बाद में 245 में से 12 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 233 सदस्य। तो निर्वाचित कितने सदस्य हैं, 233 वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद राज्यों से कितने हैं, 225। इस 233 में से जो निर्वाचित कहाँ कहाँ से होते हैं, मैंने आपको बताया था, राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से। तो निर्वाचित सदस्य जो हैं 233 है टोटल, उसमें से राज्यों से कितने हैं, 225, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, टोटल 8 सदस्य हैं, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेशों से भी कौन कौन से प्रदेशों से हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य हैं, दिल्ली से 3 हैं और पुडुचेरी से कितना है, 1 सदस्य है, ठीक है। यह आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने टोटल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में, 8, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कितने हैं, 4, दिल्ली से कितने हैं, 3 और पुडुचेरी से कितने हैं, 1। जो शेष जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण, पर्याप्त जनसंख्या नहीं होने के कारण उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 3 संघ शासित प्रदेशों से 8 सदस्य चुन करके आते हैं राज्यसभा में, और राज्यों से कितने आते हैं, 225। अब आगे देखते हैं, शेष संघ शासित प्रदेश जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कम जनसंख्या के कारण राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, चूंकि अन्य संघ शासित जो प्रदेश उनमें जनसंख्या बहुत कम है, इस वजह से उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा में संघ राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन किस आधार पर होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में संविधान निर्माण के समय राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया था, ठीक है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय पे राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था सदस्यों को, वो दिया गया था जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक राज्य की जनसंख्या, अभी हमने पढ़ा है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था जब संविधान निर्माण हो रहा था।
हालांकि संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब कुछ संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अब जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार से दिया गया है, अगर एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख तक की जनसंख्या तक तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है। और फिर जैसे 50 लाख पूरे हो जाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, 20 लाख पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो राज्य की जनसंख्या प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख पर एक उम्मीदवार और उसके बाद 20 लाख पर एक उम्मीदवार के हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। शुरुआत के 50 लाख तक तो 10 लाख पे एक प्रतिनिधि हो गया, और उस जैसे 50 लाख पूरे होते हैं उसके बाद 20 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, 31 सदस्य। चूंकि अभी हमने देखा था कि जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, यूपी की है। तो प्रतिनिधित्व भी सर्वाधिक सीटें किसकी होंगी राज्यसभा में, यूपी की होंगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। सर्वाधिक कहाँ से हैं, यूपी से 31 सदस्य, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कितने हैं, 3 सदस्य। प्रतिनिधि राजस्थान से कितने प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो कितने हैं, 10 प्रतिनिधि, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि हैं तो आंसर होगा 10, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्यसभा संसद के अंदर संसद में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 35, ठीक है। लोकसभा में कितने हैं राजस्थान से सदस्य, 25, और 10 कहाँ से हैं, राज्यसभा से, तो टोटल कितने हो गए, 35। ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था और लगभग बच्चों का गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि कईयों ने 25 आंसर टिका दिया, कईयों ने 10 टिका दिया, जबकि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। उसमें पूछा था संसद में, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती है, तो दोनों के सदस्यों को जोड़ करके बताना था आपको 35 सदस्य, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, आपसे आपके एग्जाम में पिछली बार ये पूछा गया था कि लोकसभा से किस राज्य से कितनी सीटें हैं, ठीक है, मिलान करवाने के लिए दिया गया था। जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो वो प्रश्न भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सीटों का ध्यान रखना है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, 31 सदस्य। कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश से 31, जो कि सर्वाधिक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र से कितने हैं, 19। तमिलनाडु से कितने हैं, 18। बिहार से कितने हैं, 16। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से कितने हैं, 16, ठीक है। तो यह आपको भी ध्यान रखना है। कर्नाटक से 12 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 11। गुजरात से हैं 11 सदस्य। मध्य प्रदेश से भी 11 सदस्य। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि राजस्थान से कितने सदस्य हैं। राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य, ठीक है। ओडिशा से कितने हैं, 10। केरल से कितने हैं, 9 सदस्य। असम से कितने हैं, असम, तेलंगाना, पंजाब, इन तीनों से कितने हैं, 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्य हैं। झारखंड से हैं 6 सदस्य। उसके बाद हरियाणा से 5 सदस्य, छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य। उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य हैं। मणिपुर, ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ से 1 सदस्य हैं। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, यहाँ से 1 सदस्य हैं राज्यसभा में। क्यों, जनसंख्या ही कम है, क्योंकि प्रतिनिधित्व किसके आधार पर दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनमें भी 1 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की हम पहले बात कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से कितने हैं, 4 सदस्य हैं। दिल्ली से 3 सदस्य हैं। और पुडुचेरी से कितने हैं, 1 सदस्य है, ठीक है। तो कुल निर्वाचित सदस्य कितने हो गए, 233। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हैं, 12, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 245, ठीक है। अब देखिए, कुल सदस्य संख्या राज्यों से 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से 208। 225 प्लस 8 कितने हो गए, 233, प्लस 12 मनोनीत सदस्य हैं, तो टोटल कितने हो गए, 245 सदस्य हो गए, ठीक है। राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सभी राज्यों को जो है इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ये हमने देख लिया है कि वह जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है।
तो कुछ राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, और कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है तो वहाँ पर कम प्रतिनिधित्व है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। यूएसए में सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, जबकि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। तो इतना देख लिया। अब इस प्रश्न को देखिए, यह आपके एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद में मेरे ख्याल से आपसे ये प्रश्न जो है गलत नहीं होगा, आप इस प्रश्न को जो है अच्छे से डील कर लोगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सही हैं। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हमने देख लिया कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245। उसके बाद 12 सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल से क्षेत्रों से आने चाहिए। अब देखो मैंने कहा था ना कि भाई आपको वो 4 क्षेत्र याद रखने हैं, ठीक है, यहीं से आपसे गलती करवाएगा। तो विज्ञान तो सही है, कला भी सही है, समाज सेवा, लेकिन यहाँ क्या है, खेल नहीं है, यहाँ क्या था, साहित्य, ठीक है। तो यह कथन गलत हो गया। उसके बाद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक ही है, सही बात है, वह सभी को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। और निर्वाचन प्रक्रिया वही है कि वह सभी जो एमएलए हैं, विधान जो प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनके द्वारा इन सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। तो इसमें यह कथन गलत हो गया, ये सही है और ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप क्लास को ध्यान से देखिए, आपका कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देखे हैं आपके, और अदर एग्जाम में जो पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देखे हैं, तो मैंने उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है नोट्स तैयार किए हैं। तो आप निश्चिंत रहें कि आपका कोई प्रश्न गलत होगा। अगर आपने इतना भी आप पढ़कर चले गए तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो समझ लेना किसी को भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में अगर कोई नया ही प्रश्न पूछेगा तो फिर वो किसी को नहीं आएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो जितने नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने इसमें सारी कवर कर ली हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन सबसे पहले क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। इसका निर्वाचन लोकसभा सदस्यों की तरह डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो मूल्य मत देते हो आप वोट देने जाते हो उस तरीके से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जो आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो निर्वाचक मंडल है, जैसे हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ा था, उसी तरीके से राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल होता है, केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। निर्वाचन पद्धति भी वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी प्रकार से जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है एकल संक्रमण मत के द्वारा, उसी तरीके से किसका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के निर्वाचन होता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल आप याद रखना, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। किस तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर क्या होता है, निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पहले यह प्रावधान किया गया था कि किसी राज्य से राज्यसभा में और लोकसभा के निर्वाचित होने वाला जो प्रत्याशी है, अगर कोई लोकसभा से या राज्यसभा से चुनाव लड़ रहा है तो वह उसी राज्य का निवासी होना जरूरी है। यह प्रावधान था पहले, लेकिन 2003 में जो है 2003 में संसद के द्वारा संशोधन किया गया और यह अनिवार्यता जो है हटा दी गई है, ठीक है। इसीलिए तो अब जो राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं राज्यसभा से, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव कहीं से भी सीट खाली होती है, वहाँ से चुनाव लड़वा के और कहाँ जाते हैं, संसद में आ जाते हैं। उसके बाद उनको मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। तो पहले यह अनिवार्यता थी कि उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, और वर्तमान में ये अनिवार्यता जो है रद्द कर दी गई। इसके अलावा पहले जो है गुप्त मतदान होते थे, ठीक है। पहले
इस संसद को जो है समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में पहले खुले मतदान की व्यवस्था लागू कर दी गई है, ठीक है। पहले गुप्त मतदान हुआ करता था राज्यसभा में, अब उस व्यवस्था को हटा करके क्या कर दी गई है, खुले मतदान की व्यवस्था कर दी गई है। खुले मतदान की व्यवस्था के लिए आपको पता है कि विप होता है, विप आगे हम और पढ़ेंगे जब लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी जो संसद की कार्रवाइयाँ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक विप होता है, सचेतक होता है, जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उन पर नियंत्रण के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ खुला मतदान होता है वहाँ विप या सचेतक की चलती है, ठीक है। वो उन जो पार्टी के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है राजनेताओं को, वो वहीं पर उनको वोट करना पड़ता है। तो ऐसे राज्यसभा में पहले व्यवस्था थी किसकी, गुप्त मतदान की। उस समय पता नहीं चलता था कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन अब जो है व्यवस्था किसकी है, खुले मतदान की, ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो राज्यसभा में गुप्त मतदान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और खुले मतदान की व्यवस्था लागू कर दी गई है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दो बातें हैं और इनको 2006 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा वैध ठहराया गया था, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। आपको कथन में ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचन के लिए क्या उसी राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान होता है या खुला मतदान होता है। तो पहले गुप्त मतदान था, अब क्या कर दिया गया है, खुला मतदान की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 में दोनों सदनों का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। दोनों सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा का विघटन भी नहीं होता है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, राज्यसभा के कोई कार्यकाल नहीं होता है लोकसभा की तरह। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो क्या है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से क्या है कि क्लास भी नहीं, इसीलिए क्लास जो है हो नहीं पाई थी 4-5 दिन से। लेकिन जो आपका कोर्स जो है करवाना है, उसके बाद पोस्टमार्टम भी करवाना है, फिर MCQ बेच भी करवाना है। तो क्लास जो है आपको टाइम पे करवाना पड़ेगा कोर्स, तो भले ही तबीयत कैसी भी हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या, तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से भी आपको जो है क्लास ली जा रही है। उसके बावजूद देख रहे हो डेडिकेशन की, आपकी क्लास जो है टाइम पे पूरी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना है, 6 वर्ष है। हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना कि संविधान में सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। ये कथन आपसे गलत करवाया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसमें ये लिखा संविधान के अनुसार सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये कथन गलत है। संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद में उनकी जगह 1/3 सदस्य नए चुन करके आ जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल किसका होता है, राज्यसभा के सदस्यों का होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन करके आते हैं, ठीक है। तो यदि किसी सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र या मृत्यु के कारण खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए क्या करवाया जाता है, उपचुनाव करवाया जाता है, ठीक है। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया तो अब वो पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, ठीक है। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद क्या हुआ, इसने त्यागपत्र दे दिया है, फिर इसकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या होंगे, उपचुनाव होंगे, ठीक है। उपचुनाव में एक नया व्यक्ति जीत करके आएगा। अब जो व्यक्ति जीत करके आएगा इस सीट पर उपचुनाव के माध्यम से, वो व्यक्ति 6 वर्ष के लिए नहीं रहेगा, उसका कार्यकाल कितना नहीं रहेगा, 6 वर्ष नहीं रहेगा। 3 वर्ष तो इसने पूरे कर ही दिए। अब नेक्स्ट जो 3 वर्ष हैं, जो अगले 3 वर्ष हैं, उन्हीं 3 वर्षों के लिए क्या रहेगा, ये चुन करके आएगा, ठीक है। तो ये कार्यकाल क्या है, उस सीट का है, एक सदस्य का है, पद का है, ठीक है, व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। तो 3 वर्ष अगर इस व्यक्ति ने पूरे कर दिए हैं तो अगला जो व्यक्ति चुन करके आएगा इस पद के लिए, वो क्या होगा, केवल अगले 3 वर्ष के लिए रहेगा। उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है, ठीक है। वह 6 वर्ष की अवधि तक सदस्य नहीं रहता है, ठीक है। तो यह हमने देख लिया राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, किस पद्धति से होता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी, ठीक है। तो राज्यसभा के 3 पदाधिकारियों की हम बात करेंगे, सभापति, उपसभापति और
महासचिव के बारे में। राज्यसभा के पदाधिकारी सभापति, उपसभापति और महासचिव, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब चूंकि मैंने उपराष्ट्रपति आपको पढ़ा दिया था, तो उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है वो किसके बारे में प्रावधान है, सभापति के बारे में। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, वैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ सभापति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। क्यों है, क्योंकि ये कौन होता है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, इसलिए सभापति का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष। ठीक है, अब हटाने की बात करें, सभापति को हटाने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो सभापति को अलग से हटाने की कोई प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति के पद से हट जाएगा। ठीक है, जब सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उस समय सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने जब उपराष्ट्रपति पढ़ा था तब भी देख लिया था कि वह जब उसको हटाने का संकल्प पारित हो रहा हो या विचाराधीन हो, उस समय जो है वो सभापति नहीं रहता है, वो एक सदस्य के रूप में वहाँ पे कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, अपना मत रख सकता है अपने प्रतिनिधि के द्वारा। ठीक है, तो वह सदन में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, सभापति अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है और राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यह हमने देख लिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, लेकिन सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो वेतन और भत्ते, बात करते हैं वेतन और भत्ते की। तो सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करती है और वो संचित निधि पर भारित रहता है। भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित रहता है सभापति का वेतन। ठीक है, निर्धारित कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, नो, अब आगे देखते हैं। राज्यसभा के सभापति व लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य व शक्तियाँ समान होती हैं। राज्यसभा का सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की लगभग शक्तियाँ क्या है, समान होती है, केवल 2 चीज़ों को छोड़ करके। 2 चीज़ें कौन सी हैं, एक तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है आर्टिकल 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इन 2 शक्तियों में भिन्नता है दोनों में, बाकी लगभग शक्तियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो 2 विशेष शक्तियों को छोड़ करके जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, विशेष शक्तियाँ हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य अपने सिलेबस में डिटेल लिखा हुआ है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आता है वहाँ वहाँ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्ति है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्ति है और कौन सी सामान्य शक्ति है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पहले पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इसकी क्या है, विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, देखो सभापति तो क्या आता है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से चुन करके आता है उसी तरीके से सभापति का मान लिया जाता है। लेकिन जो उपसभापति होता है, ठीक है, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य अपनों में से ही, अपने सदस्यों में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं। अगर उसका पद रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को चुन लेते हैं राज्यसभा में अपने सदस्यों में से ही। ठीक है, तो उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, इससे यह पता चलता है। ठीक है, अब उपसभापति को कहाँ से चुनते हैं, राज्यसभा से चुनते हैं। तो उपसभापति सभापति के अधीन नहीं रहता, उपराष्ट्रपति के अधीन नहीं रहता, वो किसके अधीन रहता है, वो रहता है राज्यसभा के, और राज्यसभा के प्रति ही क्या होता है, वो उत्तरदायी होता है।
तो आपको ये बात भी पता चल रही है कि उपसभापति क्या है, राज्यसभा का सदस्य है, इसलिए उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, जबकि सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। इसका पद रिक्त होने पर किसी अन्य सदस्य को चुन लिया जाता है, ठीक है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य करता है, ठीक है। उपसभापति का कार्य क्या होता है, सभापति जब अनुपस्थित हो तो उसके कार्य देखो दो तरीके से होता है। सभापति, ठीक है। अब सभापति का जो पद है वो एक तो होता है रिक्त, ठीक है। रिक्त होने का मतलब है कि उसने या तो त्याग पत्र दे दिया या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो पद रिक्त हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में इसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, सब उपसभापति करेगा। अगर मान लो उपसभापति का पद भी रिक्त है तो कौन करेगा, तो फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है। ये तो हो गई रिक्त की स्थिति में। दूसरी स्थिति होती है अनुपस्थिति। मान लो कोई बैठक चल रही है और उसमें सभापति नहीं आया, ठीक है, सभापति अनुपस्थित है, तो इसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपसभापति, ठीक है। लेकिन मान लो उपसभापति भी नहीं है तो फिर राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी को चुन लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का एक पैनल होता है, ठीक है। लोकसभा में तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन ये क्लास तो अपन करवा देते हैं, ठीक है। तो अनुपस्थिति, पहला तो होता है रिक्ति। रिक्ति के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हम बात कर रहे हैं अनुपस्थिति के बारे में। अगर राज्यसभा की कोई बैठक चल रही है और उस दौरान सभापति अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपसभापति। अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के सदस्यों का एक पैनल होता है, ठीक है, एक समूह होता है। उस पैनल के सदस्य क्या करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा में ये 10 सदस्यों का पैनल होता है, लेकिन राज्यसभा में इनकी जो है संख्या डिसाइड नहीं की गई है, कितने भी सदस्यों का पैनल हो सकता है। तो सभापति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपसभापति। दो तरीके से हो सकता है निर्वहन, एक तो रिक्ति हो और एक अनुपस्थिति हो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। उपसभापति सभापति के अधीन न होकर के सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था कि राज्यसभा के सदस्यों को जो है उपसभापति को कहाँ से चुना जाता है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अगर वो व्यक्ति, अगर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो अपने पद से, उपसभापति के पद से भी क्या कर देगा, त्यागपत्र दे देगा। क्योंकि उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। हमने देखा था कि उपसभापति को कहाँ से चुनते हैं, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष से मैंने आपको बता दिया था, चूंकि राज्यसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है। उपसभापति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्यागपत्र के द्वारा पदमुक्त हो सकता है, ठीक है। त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को, ठीक है। अब बात करते हैं उपसभापति को हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तत्कालीन सदस्यों के जो उपस्थित हैं उस समय पे, ठीक है, जो वोट कर सकते हैं, उनके बहुमत से जो है उपसभापति को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा संकल्प जो है उसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का जब हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया, तो भी हमने देखा था, उपराष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तब भी देखा था कि वह उनको हटाने से पूर्व आपको 14 दिन का पूरा नोटिस देना पड़ता है और 14 दिन के पूरे नोटिस के बाद में संसद में जो है कार्रवाई स्टार्ट होती है, ठीक है। जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उपसभापति क्या नहीं रहेगा, पीठासीन नहीं रहेगा, वो फिर सभापति नहीं रहेगा या उपसभापति नहीं रहेगा। जब उसको हटाने की संकल्प जो है विचाराधीन हो, उसके बाद चल रही हो, ठीक है। जब उपसभापति का पद रिक्त है अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, ठीक है, तो
सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति करेगा, ठीक है, ये हमने देख लिया था। लेकिन यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे सभापति पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर सभापति का पद क्या हो, रिक्त हो जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, या फिर इस्तीफा दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति करेगा। लेकिन अगर उपसभापति भी नहीं है तो वो उसके लिए राष्ट्रपति प्रावधान करेगा, वो चुनेगा, वो नियुक्त करेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर पद रिक्त है तो। अब आगे देखते हैं कि तो सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति करेगा, और उपसभापति का पद भी रिक्त नहीं है तो राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त करेगा। अगर मान लो बैठक चल रही है, ठीक है, तो बैठक की बात चल रही है तो बैठक में सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के नियमानुसार जो 10 सदस्यों का पैनल होता है उसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसका कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। यदि राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये हमने देख लिया। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। यदि यह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा द्वारा निर्धारित अन्य व्यक्ति जो उनका 10 सदस्य, उनका जो पैनल होता है सदस्यों का, वो बारी बारी से क्या करेंगे? इसका अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद के सचिवालय की। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो हमने क्या पढ़ लिया था? सभापति को पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पढ़ा था उपसभापति को। अब हम बात करते हैं संसद के सचिवालय को, ठीक है। तो अनुच्छेद 98(1) में लिखा हुआ है कि संसद के प्रत्येक सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के लिए अलग से सचिवालय कर्मचारी होंगे, ठीक है। और इन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी, ठीक है। राज्यसभा महासचिव राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? सभापति के द्वारा, ठीक है। महासचिव जो होता है वो कैबिनेट सचिव के समकक्ष अधिकारी होता है, उसको उतनी पावर होती है, और वो क्या करता है? सभापति को संसदीय कार्रवाइयों में गतिविधि संबंधी जो मामले होते हैं उनमें सलाह एवं सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो महासचिव कैबिनेट सचिव के समकक्ष अधिकारी होता है जो सभापति को विभिन्न संसदीय कार्यों और क्रियाकलापों में संबंधी मामलों में सहायता एवं परामर्श देता है, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया संसद का निर्वाचन कैसे होता है, संसद का कार्यकाल कितना होता है, वेतन भत्ते सदस्य को निर्वाचन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने देख लिया संसद के पदाधिकारी, ठीक है, कौन कौन? सभापति, उपसभापति और महासचिव। अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों की, ठीक है। राज्यसभा की 2 तरीके की शक्तियाँ हैं, विशेष शक्तियाँ और सामान्य शक्तियाँ, ठीक है। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ होती हैं, 3 आर्टिकल में दी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67, ठीक है। तो अब हम देखेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ और उसके बाद देखेंगे राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद को शक्ति दे सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अनुसूची 7 के अनुसार संसद की जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, क्योंकि हमने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और वो भी कनाडा की जो संघीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया। उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। तो 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर विषय कानून कौन बनाता है? संघ सूची के अंदर जो विषय लिखे हुए हैं उन पर कानून कौन बनाता है? संघ बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उन पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। लेकिन मान्य अगर दोनों किसी विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो उसको मान्य कौन सा होगा? संघ सरकार वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही राज्यसभा क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को अनुमति दे सकती है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य, ठीक है,
कम से कम 2/3 सदस्य के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का मतलब है कि वो क्या आ जाएगा, फिर संघ सूची में आ जाएगा, ठीक है, जिससे संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है। अगर आगे इसको लागू करना है तो ये प्रक्रिया वापस दोहरानी पड़ेगी, ठीक है। यदि कानून को आगे बढ़ाना है तो पूरी प्रक्रिया को वापस दोहराकर एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 249 क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्ति है। इसके तहत वो क्या कर सकती है, राज्यसभा संसद को अनुमति दे सकती है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके, ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेष शक्ति है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में लिखा हुआ अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आपने पढ़ा है जब मैंने आपको यूपीएससी पढ़ाया था, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों पे काम करती हैं, ठीक है। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सर्जन करने की अनुमति दे सकती है, ठीक है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकती है, संसद को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, चौथी अखिल भारतीय सेवाएं जैसे राज्य जो अखिल भारतीय न्याय सेवा जो है वो भी शुरू की जा सकती है। ये प्रावधान ये शक्ति किसको दी गई है, राज्यसभा को दी गई है, ठीक है। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस जो पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था, आईसीएस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। 1947 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, आईएएस कर दिया गया, ठीक है। ऐसे इंडियन पुलिस सर्विस थी आईपीएस, पहले इसको आईपी के नाम से जाना जाता था, इंडियन पुलिस, और 1947 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, आईपीएस कर दिया गया आज़ादी के बाद। आईएफएस भारतीय वन सेवा, इसका सर्जन 1966 में किया गया है, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, आईएएस और आईपीएस। वर्तमान में 3 है, आईएफएस जो कि 1966 में इसका सर्जन किया गया था। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियों में आर्टिकल 249 देख लिया, आर्टिकल 312 देख लिया, अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 जब मैंने आपको पढ़ाया था उपराष्ट्रपति, तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रावधान है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, और यह राज्यसभा की क्या है, विशेष शक्ति है, ठीक है। तो आर्टिकल 7, तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कितनी हैं, 3 हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसके अलावा एक शक्ति और है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल हमने पढ़ा था, आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ी थी राष्ट्रपति की अलग से, तो मैंने आपको 352, 356 और 360 पढ़ाया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इनकी जब घोषणा करता है राष्ट्रपति, तो उस समय मान लो लोकसभा भंग है या फिर लोकसभा ने स्वीकार नहीं किया और पहले विघटन हो गया, तो उस समय उसको जारी रहने के लिए क्या आवश्यक है, राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। अगर राज्यसभा उसका अनुमोदन कर देती है तो वो लागू रहेगा। उसके बाद में कब तक, जब तक नई लोकसभा गठित होकर के आती है, वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको अनुमोदन नहीं करती है, तब तक जो है वो लागू रहेगा। तो ये राज्यसभा की क्या है, विशेष शक्ति है, ठीक है। अब आगे देखते हैं राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ एवं कार्य। अभी तक हमने क्या देखा है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ देखी हैं, अब हम क्या देखेंगे, राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ, ठीक है। तो सामान्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा में के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं सामान्य विधेयक पर। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों की शक्तियाँ क्या हैं, समान हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। और महाभियोग में भी दोनों की शक्तियाँ क्या है, समान है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के संबंध में भी, आपातकाल की स्वीकृति के संबंध में जब हमने आपातकाल देखा था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्च न्यायालय व नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को पद से हटाने के लिए दोनों जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों सदन है वहाँ से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो इनमें भी क्या है, शक्ति समान है दोनों की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना, ये क्या है,
राष्ट्रपति की, राज्यसभा की क्या है, सामान्य शक्तियां हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा है, राज्यसभा। ठीक है, पहले देखा सबसे पहले संसद क्या होती है, उसके बाद हमने देखा राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचन, वेतन भत्ते। ठीक है, उसकी संरचना देखी, राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं वो देख लिए। अब हम देखने महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्चुअल होता है, दूसरा अनुच्छेद से संबंधित होता है, और तीसरा कौन सा होता है, महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित। तो अब हम देखेंगे राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। ठीक है, एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार, ये हमने जब उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने देख लिया था, लगातार 2 बार निर्विरोध। ठीक है, और हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रहे हैं। तो लगातार 2 बार सभापति रहने वाले 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक तो राधाकृष्णन है और एक हामिद अंसारी है। ठीक है, ये लगातार 2 बार क्या रहे हैं, राज्यसभा के सभापति रहे हैं। लेकिन जो राधाकृष्णन है वो क्या रहे हैं, निर्विरोध रहे हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, 31/5/1952 से 2/4/1956 और 25/4/1956 से 1/3/1962 तक राज्यसभा के पहले उपसभापति। ये क्या है, उपसभापति हैं जो लगातार 2 बार उपसभापति रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार राज्यसभा के 2 बार लगातार उपसभापति रहने वाले व्यक्ति कौन है, एस.वी. कृष्णमूर्ति। कौन है, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, उसके बाद श्रीमती वायलेट अलवा जो है राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति हैं। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन है, श्रीमती वायलेट अलवा। ठीक है, नजमा हेबतुल्ला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये राज्यसभा की उपसभापति रह चुकी हैं। ठीक है, तो उपसभापति के नाम भी आपको याद रखना है, नजमा हेबतुल्ला और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो क्या आगे चल कर के क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, पहली महिला कौन है, ठीक है, पहली महिला उपसभापति कौन है, अलवा। ठीक है, वायलेट अलवा। तो राज्यसभा की पहली महिला मनोनीत सदस्य श्रीमती रुक्मणी अरुणदले। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणदले, ये क्या है, पहली महिला मनोनीत सदस्य। अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, तो पहली महिला जिसको मनोनीत किया गया था वो कौन थी, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणदले, आपको याद रखना। ठीक है, राम जेठमलानी सर्वाधिक समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा के सर्वाधिक समय तक सदस्य रहने वाले व्यक्ति कौन है, राम जेठमलानी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में। ठीक है, व्याख्या था 2020 में। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह कौन सा है। ये मैंने आपको बताया था कि जब मनोनीत, मैंने बताया था कि 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, तो वो उनका आधार क्या होता है, तो मैंने 4 आधार बताए थे। अब 4 आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप आराम से कर दोगे। अब कला, विज्ञान और समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये रिपीट हो सकता है, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। तो आपातकालीन शक्तियाँ हमने पढ़ी थी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, तो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, ये आप कर लोगे। उसके बाद में आगे देखिए, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है कौन सी प्रणाली से है। ये आपके एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, कहाँ पढ़ाई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो और मैंने आपको जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और चूंकि वेस्टमिंस्टर लंदन में एक जगह का नाम है, वहाँ पर ब्रिटेन की जो संसद है वो रहती है, और चूंकि हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, इस वजह से जो
संसदीय शासन प्रणाली है उसको क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है, ठीक है, तो किससे है, संसदीय शासन प्रणाली से। ये याद रहेगा इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। आ गया ना ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब इसको किस तरीके से करना है, ये पूछ रहा है कि संसद, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। भले ही प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ लो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं, यहाँ संसद लिखा हुआ है, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 25, और 10 सदस्य कितने में, किस में है, राज्यसभा में, टोटल कितने हो गए, 35। अब जिन्होंने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा उन्होंने पहला आंसर ही क्या कर दिया, टिक कर दिया, और उनका आंसर जो है गलत हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एग्जाम में थोड़ा अवेयर रहना है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 35, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान की किस अनुसूची में, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2022 में। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित किया गया है, ठीक है। कौन से अनुसूची में, ठीक है। तो अनुसूची का मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा तब आपको बताऊँगा, लेकिन अभी तो आप देख लीजिए ये कौन सी अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में, ठीक है। अनुसूची अलग से पढ़ेंगे तब और डिटेल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया राज्यसभा। राज्यसभा को हमने डिटेल से पढ़ लिया है, उससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे आपके पहले एग्जाम में वो भी हमने देख लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है आज, लेकिन फिर भी मैंने जो है क्लास मगर राज्यसभा तो करवा ही देते हैं, और अगर क्लास ठीक रही तो कल तक लोकसभा और आगे संसदीय कार्यवाही भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मुझे पता है कि आपको डिस्टर्ब भी हुआ होगा, क्लास में भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तबीयत ख़राब होने की वजह से हो सकता है कि आपको क्लास कम समझ में आई हो, ठीक है। या फिर जैसे भी आपको क्लास लगी हो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।